बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। और आज भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे, ख़ास तौर पे जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की मीशत के हालात हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं साजिद साहब को वेलकम करना चाहूँगी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या हाल है आपके और क्या चल रहा है? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच शाज़ी। बस शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का, बस मौसम गर्म है। जिस तरह पाकिस्तान में सियासत गर्म है, इसी तरीके से मौसम अब गर्म होता जा साजिद साहब, सबसे पहले हम इंडिया के हवाले से बात करेंगे। भारत में एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, ट्रेनों का हादसा हुआ और सैकड़ों अफराद उसमें ज़ख्मी हैं, सैकड़ों वहाँ पे हलाक हो गए। इस किस्म के वाक़यात अक्सर हमें देखने में मिलते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से इस तरह की खबरें आती हैं ट्रेनों के हादसात की। ये बहुत अजीब किस्म का हादसा है जो वहाँ पर पेश आया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं दुआ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो देखने वाले हैं उनको दुआ की रिक्वेस्ट करूँगा कि भारत के अंदर तकरीबन 200 से 70 ज़्यादा जो लोग हैं, 3 ट्रेनें जो थी एक दूसरे से टकराई हैं। और सुना है कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रॉब्लम था, सिग्नलिंग जो थी वो सही तरीके से नहीं हो सकी। 270 डेथ्स हैं, 900 के करीब लोग जो है जख्मी हैं। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लवाहिकीन के लिए दुआ करनी चाहिए। इतना बड़ा अलमिया है इंसानियत के लिए, मैं समझता हूँ। मैंने देखी, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें थी आउटकम। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो आजकल एक तो दुनिया का मेरे ख्याल तीसरे नंबर पे कंट्री है जहां ट्रेन इतना ज्यादा, बहुत सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है रेलवे है भारत के अंदर। और जो जी उनका बिल्कुल। नेटवर्क है वो बिल्कुल इसी तरह है, सबसे तीसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा ट्रेनें मौजूद हैं। तो और रिसेंटली उन्होंने बुलेट ट्रेन जो है वो उसका भी बंदोबस्त किया है वहां। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा उड़ीसा के अंदर ये वाकया हुआ है, तो इंसानियत का वाकया है, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी ज्यादा अमवात होनी और जो 900 लोग जख्मी हैं उनमें भी कई लोगों के अभी कई दिन तक जो है उनके जो है वो जो मसाइल हैं वो दरपेश रहेंगे। कई लोग परमानेंट डिसेबल हो जाएंगे। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके लिए दुआ की जाए। अल्लाह ताला उनको जो जो हुए जख्मी हैं उनको सेहत दे और सब्र दे उनके वाकई को। इतना बड़ा हादसा इस वक्त एशिया में हुआ है, पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में। तो मेरे ख्याल में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए दुआ की जाए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनकी तकलीफें कम। साजिद साहब, पेरिस में एक वाक़या पेश आया जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के साथ, कि वो अपनी अहलिया के साथ वहाँ पर मौजूद है और एक अफ़गान बाशिंदा जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। और वो ना सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है बल्कि उसको वीडियो भी बना रहा है साथ में, और इंतहाई धड़ल्ले के साथ वो ये काम कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस किस्म का कल्चर जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी इसको वो किया गया है। इससे कबल हम लोग यूके में देख चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं। तो ये तो एक रूटीन बनती जा रही है कि आप किसी को भी बुली कर सकते हैं पब्लिकली भी, और आप सोशल मीडिया के ऊपर भी। इन चीज़ों के तदारुक के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, इनके तदारक के लिए क्या इम्कान, यहाँ अमेरिका के अंदर भी हर एक के हाथ में सेल फोन मौजूद है, बरतानिया में भी मौजूद है। लेकिन ये पता नहीं क्या बात है, एक हमारी एक मखसूस पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जिसने इस कल्चर को प्रमोट किया है, ज्यादती की है। और किसी की माँ बहन साथ बैठे हो तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये कोई आप क्या समझते हैं कि आप उस बंदे ने कोई अच्छा काम किया? चले, उसने तो गलत काम किया ही किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी ने जो मशहूर है ट्रोलिंग के लिए, उन्होंने उसको मजीद आगे नशर किया है। मैं समझता हूँ उस कल्चर को पाकिस्तान के अंदर वो जो पार्टी है उसको अपने कल्चर के बारे में सोचना चाहिए, और वो अपने बच्चों की और अपने लोगों की, अपने सपोर्टर्स की क्या तरबियत कर रहे हैं। ये रिकमेंड ये सोच सकता है कि बंदा एक अपनी बीवी के साथ बैठा हो, अपनी बहू के साथ हो, उसके बच्चे साथ हो, और आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे कई दफा ये कह चुका हूँ शाज़िया। एक तो ये बात ये है कि इसको जिन्होंने प्रमोट किया है वो पाकिस्तान की कोई इज्जत अफजाई नहीं उन्होंने की, क्योंकि वो मुसलसल पाकिस्तानियों को गालियां दे रहे हैं। और मुझे पता है कि इस वक्त आप अफगानी आपसे इतनी नफरत करते हैं जितने बंगाली आपसे नफरत करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर अफगानी इतनी नफरत करते हैं तो फिर अफगान महाजरीन को वापस क्यों नहीं भेजा जाता?
हम्म। अगर आपसे इतनी नफरत करते हैं वो, तो उनसे कहें कि आप वापस चले जाएं। वो यहाँ पे रहकर आपके शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, कारोबार कर रहे हैं आपके वो, और फिर वो शुक्रगुजार भी नहीं। ये किस तरह का बिहेवियर है जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? और ये सारी चीजें मैं तो इसको कंडेम करूंगा। और बिलखसूस उस बंदे ने तो चलो बुरा काम किया ही किया है, आगे जो वो आपकी एक रिलीजियस पार्टी बन चुकी है नए पाकिस्तान वाली और रियासत मदीना वाली, उन्होंने जो वो प्रमोट किया है उनकी बीवी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाजवा साहब की सपोर्ट में, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक पाकिस्तानी कोई भी बंदा अपनी बीवी के साथ बैठा हो और उसके साथ इस तरह बदतमीजी की जाए और आप फिर उसको प्रमोट करें, आप ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की शराफत है? ये कहाँ का इस्लाम है? मुझे इस बात की तकलीफ है, उसने तो एक बुरा काम किया है लेकिन उसको पकड़ कर आगे आपने वायरल आपने किया है, ट्रोलिंग आपने शुरू की। लेकिन ये कि ये एक फिर रियासत मदीना के ठेकेदारों को फिर मैं क्या कह सकता हूँ, धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ। एक मिनट में उसकी टांग ठीक कर दी रेंजर्स ने, ये कितना बड़ा झूठ था जो रियासत मदीना का ठेकेदार। चलो क्या हो सकता है, लेकिन ज्यादती हुई, ज्यादती की उनकी बीवी के सामने, मैं उसको कंडेम करूंगा। और हर बंदा जो जी शऊर है, जो फैमिली वाला है, जो अकल रखता है, पढ़ा लिखा है, वो उसको कंडेम ही कर रहा है। सिर्फ चंद ये लौने लपाड़े जो आवारा किस्म के हैं, अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे जो हैं, जिनके 25-25 ट्विटर अकाउंट है, इंग्लिश में ट्वीट नहीं कर सकते, उर्दू में करनी पड़ती है, उनके लिए एक मजाक बन चुका है, वो कर रहे हैं मजाक। लेकिन ये इनको पता नहीं है, इनका लीडर भी ऐसे ही है। वो मैं जिसको कहता हूँ 70 साल का टीनेजर है, वो भी समझता है कि हर चीज जायज है, लेकिन ज्यादती है, ज्यादती पाकिस्तान के साथ ज्यादती, आर्मी चीफ के साथ ज्यादती, और जो गालियां पाकिस्तान को उसने निकाली है वो भी ज्यादती है। और मैं कहूंगा इसको डिप्लोमेटिकली कंडेम करना चाहिए और अफगान महाजरीन को 15 दिन का या 30 दिन का नोटिस दिया जाए कि भाई अपने घरों में जाओ, बस अनाफिज। ये जो डाके यहाँ पड़ रहे हैं, जो कराची में जो दहशत गर्दी है और जो ना शुक्रगुजारी है, ये आप प्लीज आपको वापस जाए अपने। लेकिन ये साजिद साहब, दहशत गर्दी और जो डाकों की आपने बात की वो तो अलग तरफ, लेकिन मैं जिस एरिया में यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे तमाम तर कब्ज़ा जो है वो इस वक्त अफ़गानियों का है, उन्हीं के कारोबार चल रहे हैं। और उन एरियाज़ में पाकिस्तानियों को कारोबार करने के मौके भी नहीं मिलते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है, उनके आने की वजह से यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लोगों को घर खाली नहीं मिलते, और अगर खाली मिल भी जाते हैं तो उनका रेंट इतना ज़्यादा है कि एक आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें जो है ये भी एक आम आदमी की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफे का बाइस बन रही है। तो ये चीज़ें पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है? देखिए, मैं बड़े अरसे से, क्योंकि जब से रशिया अफगानिस्तान में आया था, तो आप सोच नहीं सकते इनकी बस्तियां थी, इनके बहुत, हरीपुर के पास एक बहुत बड़ी बस्तियां थी, कराची के अंदर कारोबार है, इनके माफियाज हैं अपने। और फिर दूसरी ये बात ये है कि ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं, दहशत गर्दी का चीजें। अब मैं एक और मिसाल आपको देना चाहता हूँ, ये जो 9 मई का वाकया हुआ, इसमें कई अफगानी थे। जी बिल्कुल। और उन्होंने ऐलान कहा कि हमें पैसे दे के लाया गया है। तो इन एक्टिविटीज में इन्होंने आके करना है सारा कुछ। और फिर ये दर हकीकत एक मैं बात बताऊं, पहले शुरू में सुना जाता था कि यूनाइटेड नेशन से जो एड लेने के लिए इनको यहाँ पे रखा जाता है, जो पैसे बनाए जाते हैं, लेकिन अब तो वो भी चीजें बंद हो चुकी हैं। लेकिन डॉलर, अब आप इस तरह अपना मुल्क बेच देते हैं डॉलरों के लिए। यूनाइटेड नेशन से मुहाजिरीन का जो वो डिपार्टमेंट, वहां से पैसे लेने के लिए लोगों को बुला के आपने पाकिस्तान तबाह करा लिया। इस्लामाबाद के आधे क्राइम देखें तो ये उनमें इन्वॉल्व नहीं है। F9 पार्क के अंदर खवातीन के साथ एक लड़की बच्ची रेप हुई थी, वो यही लोग थे सारे। लेकिन ये कि फिर मैं अगर जहां समझता हूँ, वो पाकिस्तान पाकिस्तान गवर्नमेंट की मर्जी से नहीं बैठे, वो जबरदस्ती आए हैं गुस्से में, और इनसे निकलते नहीं। अब वो अब इनसे निकलते नहीं, वो इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास इनसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है उनके पास। लेकिन ये कि क्या इसमें दुख है, होना तो चाहिए, आपको इन्फोर्स करना चाहिए अपना। अब तो वो शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी उन्होंने बनवा लिए पैसे देकर, पासपोर्ट बनवा लिए, शादियां कर ली हैं, उनकी फैमिलीज हैं अब तो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी खवातीन के साथ उनकी शादियां हुई हुई हैं। अब वो पाकिस्तान के साथ 2-4 हाथ करके ही जाएंगे, वो नहीं जाते, वो कहाँ जाएंगे। बल्कि सबसे बड़ी बात यह, हमारे वो वजीर थे शेख रशीद साहब, वजीर दाखिला थे, उन्होंने कहा था कि तालिबान की 5000 फैमिलियां इस्लामाबाद पिंडी के आसपास आबाद, वो जाते हैं, कहाँ जाएंगे, आपको वो मार कर जाएंगे कहीं आप जो जाना हुआ। लेकिन इतनी नफरत का इजहार उसने किया है,
और फिर ये आपके जो ये लौंडे लपाड़े हैं उसको उसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसको मजीद प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उस अफगानी की वो जो वीडियो है उसने कहीं नहीं जाना था। अगर वो सिर्फ अफगानियों में चलाता तो नहीं चलनी थी। ये तो फिर इन्होंने अपॉर्चुनिटी समझी है ना। ये तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी। देखे ना, यहाँ पे इस वक्त सारी दुनिया परेशान है अमीरुल मोमिनीन के लिए। पाकिस्तान के लिए कोई परेशान नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई किसी की हमदर्दी या सोच नहीं है। सिर्फ एक शख्स की इबादत कर रहे हैं बस, वो नौज बिल्ला। जिस तरह वो कहते थे, उन्होंने कहा था रमजान में इनकी हिफाजत करना इबादत है। और फिर जिस तरीके से नौज बिल्ला उन्होंने कहा कि रसूल करीम के बाद दूसरे सबसे ज्यादा जो जिनके वालिदैन दुनिया के खुश नसीब थे वो न्याजी साहब के वालिदैन। देखिए आपकी डायरेक्शंस है क्या है, ना ईमान है ना अकल है। कुछ कोई समझ नहीं आती कि आपने इस बंदे ने पाकिस्तान के कल्चर के साथ क्या किया है, शराफत के साथ क्या किया। लड़कियां नचा नचा के इसने जलसों में गाने लगा लगा के, अब कहते हैं लड़की, मैं रोजाना ये खवातीन कहती हैं हमारी तौहीन कर दी, हमारी बेइज्जती घरों से। भाई जलसों में भी तो आप ही जाती थी। मुझे ये बताया ना कि वो क्या खतीजा शाह है, वो कोर कमांडर के अंदर से घर के अंदर जाके उसने वीडियो बनाई है, ऑडियो। तो पकड़ेंगे नहीं तो उसको और क्या होगा। अब पकड़ेंगे फिर कहते हैं जी और खवातीन की बेहुरमती हो रही है। भाई खवातीन जब जलसों में आकर नाचेंगी, डांस करेंगी, उस वक्त क्यों नहीं इनके माँ बाप सोचते भाई कि लड़की आधी रात को क्यों आ रही है जलसों में नाच गाने कर, लड़कों के साथ फिर रही है, जश्न मना रही है, जाके डांस कर रही है, उस वक्त कोई इतराज नहीं है। जब पुलिस पकड़ती है जुर्म में फिर कहते हैं जी बेहुरमती, चादर और चार दीवारी। भाई चादर और चार दीवारी के अंदर रहो ना अगर इज्जत इतनी प्यारी है तो। लेकिन वो सारा कुछ छोड़ के अब दहशतगर्दी में औरत इन्वॉल्व होगी तो उसका आपका क्या ख्याल, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? वो उसने जुर्म किया है, उसको सजा मिलेगी उसे। साजिद साहब, चले पीटीआई की अब बात हो गई तो पीटीआई के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, पीटीआई के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ना सिर्फ लोग छोड़कर जा रहे हैं बल्कि अब तो खान साहब जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट या कुछ इस तरह से, और चेयरमैन नैब ने जो अरेस्ट किया उसके ऊपर उन्होंने अरबों रुपए हर्जाने के नोटिस भी भेजने शुरू कर दिए हैं। आपको ये ऊंट किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है? देखिए इस वक्त पीटीआई जो है ना आखिरी दमों पर है। दो लोग मुसलसल ट्राई कर रहे हैं इसको टेक ओवर करने के। एक चौधरी परवेज लाई साहब हैं और एक कुरैशी साहब हैं। तो उन्हें पता ये तो चल गया है कि खान साहब माइनस हो रहे हैं, और खान साहब माइनस होंगे तो उसके बाद बाकियात पे कब्जा हमने करना है। इस वक्त आखिरी मोरा यही चल रहा है। 250 के करीब लोग जो है वो छोड़ चुके हैं। उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा एतराज था उस्मान बुज़दार साहब पे था, और बल्कि उनकी फैमिली में से किसी ने कहा है जी हम अपने केसेस अकेले लड़ रहे थे, हमें किसी की सपोर्ट हासिल नहीं थी। तो भाई देखिए आप सियासत में भी वज़ीर आला बनने से 6 महीने पहले तो आपने पीटीआई ज्वाइन की, और जितनी मेहरबानियां खान साहब ने आप पे की है, जितना पैसा आपने कमाया है मेरा ख्याल है, और आपके साथ सपोर्ट तो किसी की हासिल ही नहीं। बल्कि परवेज लाई साहब के साथ भी वो जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो नहीं जाते, उनके साथ भी अपने गुजरात और मंडी मौदिन के लोग खड़े होते हैं, वो अपने पर्सनल बेसिस पे। लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है वो अगर देखा जाए तो देखिए लोग जहां से आए थे वापस जा रहे हैं। इस वक्त जितने पीटीआई के ज्यादा लोग हैं वो भाग भाग के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, पीपीपी, क्योंकि वहां पे समझा जा रहा है इस वक्त 3 चीजें चल रही पाकिस्तान की सियासत में, मैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो पीटीआई के लोग जो पीपल्स पार्टी से निकल कर आए थे वो वापस जा रहे हैं, और जो नए लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि अगला वजीर आजम जो होगा वो बिलावल भुट्टो होगा, तो इसलिए वहां पर लाइनें लगी। दूसरी लाइनें लगी हैं इस वक्त तरीन साहब के पास, और चौथी लाइनें उससे बच के काफ लीग की। लोग ये दूसरा जहांगीर तरीन साहब और काफ लीग को समझा ये जा रहा है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, तो फिर इसलिए दूसरे नंबर पे लोग भाग के जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, और जो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं काफ लीग के साथ, क्योंकि वो भी सेटलमेंट में एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, क्योंकि वो तो बनाई किंग्स पार्टी बनाई एस्टेब्लिशमेंट ने थी, और 85% उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी। सरवर साहब उसमें काफी जो गवर्नर साहब हैं वो काफी एक्टिव हैं, और वो यही बात तासर दे रहे हैं कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो पीटीआई के गिने चुने दिन है। इलेक्शन मुझे तो नहीं लगता अक्टूबर में होगा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होगा। अभी हालात नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शन वाले, अगर देखा जाए तो सियासत के भी हालात कुछ नहीं है।
मुआशी तौर पर मेरा ख्याल है वो भी मुश्किलात हैं आगे। खान साहब का अगले दिन फिर उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात की, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि वो ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे लेकर आएंगे और दूध की नहरें हम चलाएंगे। तो खान साहब ये एक तो मेरा ख्याल है आपको 1800-2000 डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, सिर्फ उनकी सपोर्ट हासिल है। अगर उनके पैसों से पाकिस्तान चल सकता है तो आप आप शौक से चलाएं। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर पूरे कंट्री जो होते हैं वो एक्सपैट्स के पैसों से नहीं चलते। ओवरसीज पाकिस्तानी के पास इतना पैसा नहीं कि आपके मुल्क को कंधों पे चला के भागना शुरू हो जाए। तो ये चंद डॉक्टर जरा पैसे तो उनसे मांग कर देखें, आपको पता चल जाएगा कितने सपोर्टर हैं। और मैं आज दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आज हर ओवरसीज पाकिस्तानी मेजॉरिटी ऑफ देम, उनके पेट में बल है, वो भाग भाग के, मैं हैरान हो गया हूँ, काफी हद तक तो कामयाब है। यहाँ अमेरिका में कांग्रेसमैनों के पीछे भाग रहे हैं, एम्बेसियों के सामने जुलूस निकाल रहे हैं, एम्बेसडर साहब के घर के सामने जुलूस निकाल रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को गालियां दे रहे हैं। लेकिन मुझे आज दुख इस बात का, कभी पाकिस्तान के बारे में भी इन्होंने सोचा? कभी इनको इतनी तकलीफ पाकिस्तान के बारे में हुई है? एक शख्सी अपनी एक पर्सनैलिटी की इतनी इबादत करना, कि ये जायज है? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान नहीं तो फिर क्या है? ये आज तक पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं चीखे? पाकिस्तान के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हो रहा 76 साल से? पहले क्यों नहीं ये निकल के आज तक पाकिस्तान के लिए व्हाइट हाउस के सामने खड़े हुए? आज इनको क्या तकलीफ हो? और आज भी जो व्हाइट हाउस के सामने खड़े हो रहे, इससे कुछ हो जाएगा? व्हाइट हाउस तो खुद इतना कमजोर है कि आप सोच नहीं सकते। व्हाइट हाउस तो अगर उसके बारे में सही आपने चीज देखी तो कल देखें आपके साउथ चाइना सी के अंदर किस तरीके से चाइनीज शिप ने किस तरह मनूवर किया इनके शिप को, अगले दिन के इनके जहाज को किस तरह मनूवर किया उन्होंने चाइनीज ने। और मुझे बताएं अगर इतने स्ट्रांग होते, आज ओपेक प्लस वालों ने अपनी पेट्रोलियम जो 1 मिलियन गैलन जो है वो रिड्यूस कर दिया सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल के पैसे ऊपर आए, और इन्होंने एहतजाज किया है कि इनके इस एक्ट की वजह से रशिया और पैसे बनाएगा। तो इनका अपना कंट्रोल नहीं है, ना यूक्रेन का कंट्रोल है, ना इनका किसी डी डॉलराइजेशन जिस तरीके से हो रही है। आई विश के अमेरिका के पास कोई ताकत होती कि दुनिया में कोई रोल अदा कर सकता, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरा मेरी इनको ये एक और सजेशन है, भारतीय लॉबी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर, आप जो मर्जी कर ले, अमेरिका भारत की इजाजत के बगैर आपसे शेक हैंड नहीं करेगा कभी भी। ये आपका मुगालता है कि चंद लौंडे लपाड़े इकट्ठे होकर व्हाइट हाउस के सामने नारे लगाएंगे तो पता नहीं पाकिस्तान उल्टा हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा। ये इस वक्त जो आप देखें जरा, उनकी कुछ 150-200 उनकी पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस इंडियन डिसेंट की, वर्ल्ड बैंक का जो उन्होंने नया चीफ लगाया अजय बंगा वो भारतीय है। तो आपके ये मुगालते हैं कि आपको शायद उठा लेंगे। और ये ना बिल्कुल भूलें, 55 जलसे आपके अमीरुल मोमिनीन ने किए थे डेविड लू के खिलाफ, वो मरासला 55 जलसों के अंदर लहराया गया था। आज आप कहते हैं अमेरिका आपको बचाए, आप अमेरिका ये करे, आप वो करे। इंसानी हकूक की कहते पामाली हो रही है। मोहसिन बेग को जिस तरह मारा था, आपको वो दिन भूल गए हो? तूर साहब को जिस तरह मारा गया था, जिस तरह हामिद मीर को मारते रहे आप, जिस तरीके से आपको प्रेडिटर ऑफ द जर्नलिज्म का आपको इल्काब दिया था, जिस तरह के आप कानून काले कवानीन आप अप्रूव कर रहे थे जर्नलिज्म के हवाले से। लेकिन ये कि देखें, खैर अब तो अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल तनहा है, स्वीपर भी छोड़ के जा चुके हैं, जमानतें देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनको भी कहें ये सियासत और जिहाद जो है इसके हिस्सा में, वो ठंडी हवाओं में बैठे हैं लंदन की। ये कौम के बच्चे आप आगे करने के जो आपका जो मंसूबा है, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। ये किन चक्रों में डाल दिया, आप कहते हैं कि सियासत नहीं जिहाद है। और मैं हैरान हूँ, जो मैं वो ऑप्टिक्स देखता हूँ उसके, जितना ये लोग निकले थे इनकलाब के ख्वाब में, वो सारे 20-20, 25-25 साल के लड़के पता नहीं किस चक्कर में थे, आवारा होकर घूम रहे थे। इनके माँ बाप पता नहीं किधर है। अब लोग चीखते हैं कहीं की आ रही है जी मेरी बच्ची जेल में है, मेरा भाई उन्होंने क्राइम किया तो जेल तो जाना ही है उन्होंने। पहले उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया आपने? उनको स्कूल क्यों नहीं भेजते थे आप? या कहीं खराद मशीनों पे लगाना था, काम लगाना था, वो आवारा फिर रहे थे सड़कों पे। किसने उनको कहा था कि जाके इनकलाब के लिए काम करो? खाने के लिए चीज कोई नहीं, इनकलाब किस चीज का करना है आपने? जहालत के खिलाफ लड़ो ना, इनकलाब करना है तो गुर्बत के खिलाफ लड़ो ना। आप सीधे ही उठ के चले जाते हो जमानत पार्क, वहां जज बैठे हैं, जमानतें दे रहे हैं बाल्टियों में भर भर के।
लेकिन ये कि ज्यादती पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अगली नस्ल के साथ ज्यादती है, जिन अपने बच्चे लंदन में पढ़ाते हैं और पाकिस्तान के बच्चों के साथ उनकी जिंदगियों के साथ खेलते हैं, ये ज्यादा। साजिद साहब, अमेरिका की बात आ ही गई तो आईएमएफ के हवाले से भी बात कर लें कि आईएमएफ के से कर्ज लेने या ना लेने से पाकिस्तान की मईशत कैसे संभलेगी। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि रूस के साथ जो मुआहदे चल रहे हैं, रूस के साथ जो बातचीत चल रही है, उसमें इसके साथ बार्टर ट्रेड के ऊपर बात की जा रही है कि अब डॉलर्स की और पाकिस्तानी रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी। एक नया जो तरीका है उसको सामने लाया जाएगा जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को भी और पाकिस्तान की मईशत को भी संभाला मिलेगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, आईएमएफ का आपका अगला प्रोग्राम है वो तो एक्सपायर हो रहा है इसी जून के अंदर, और अगले दिन जी। हमारे डार साहब ने कहा है कि हम एक लार्जर पैकेज उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगला पैकेज तो उन्होंने आपको दिया नहीं, तो नया आपके साथ क्यों वो डिस्कस करेंगे या क्यों देंगे? मेरी समझ से बाहर है ये किस किस्म के ख्वाब इन्होंने देखने शुरू कर दिए। और दूसरा, आईएमएफ आपको बिल्कुल अब कुछ भी नहीं देगा। आप अभी तक आप डिफॉल्ट क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपको चाइना ने पैसे दिए, सपोर्ट दिया है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि एक लॉबी ने, पिछली दफा एक ग्रुप ने जिसने सी पैक को बंद किया था, आपकी एक अकलमंदी इस वक्त यही है कि चाइना के साथ हम डील करें, सी पैक को आगे लेकर आए, और खुदारा उनसे किक बैक्स पे ना, आपकी दोस्ती सिर्फ किक बैक्स तक नहीं होनी चाहिए, मुल्की मफाद में होनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के। मुझे एक डिप्लोमेट ने आज से बहुत अरसा पहले कहा था कि आपके जो लीडरान हैं वो जाके इस तरह किकबैक्स लेकर इस तरह के इंटरेस्ट के साथ पैकेजेस लेते हैं जो कौम को बताते भी नहीं है, असेंबली को इत्माद में भी नहीं लेते। तो मेरे ख्याल में आप अगर करना है तो मुल्की मफाद में उनके साथ बातचीत करें और वहां से सीखें कि वो अकाउंटेबिलिटी किस तरह करते हैं। वो अब उन्होंने उनकी अच्छी चीजें भी कुछ सीखने की कोशिश करें। चाइना ने पिछले 30-35 साल में तरक्की की है बड़ी जबरदस्त तरीके से, और कोशिश करें कि उसी तरीके से आप अपनी कौम की तरबियत करें। और ये जो आजकल चल रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, 9 मई के जो चीजें हैं, जल्द अज जल्द इनको खत्म करें, समरी ट्रायल के साथ जल्दी जल्दी इनके फैसले करें, और उसके बाद इकानमी पे तवज्जो दी जाए। मैं समझता हूँ जो आपने जिस ट्रेड की बात की है, बार्टर ट्रेड की पड़ोसी ममालिक में, क्योंकि डॉलर आपका नापैद हो चुका है, वो सारा अफगानी ले गए हैं। अब आपके पास चॉइस कोई नहीं है, लेकिन इससे अच्छी मूव है कि बिजनेस टू बिजनेस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डील किया जाए। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ शाजिया, आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, उसके साथ रिलेशनशिप ठीक करें, कश्मीर के इशू को थोड़े अरसे के लिए सेट असाइड करके ट्रेड की बात करें, ईरान के साथ ट्रेड की बात करें, अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड की बात करें, और चाइना के सी पैक को प्रमोट करें मेरे ख्याल में, और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं। कनेक्टिविटी, ट्रेड और सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस से मुराद ये एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट लग्जरी गुड्स को बंद करें, और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा लाहे अमल इख्तियार करें, और पाकिस्तानी लीडर ढूंढें जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। जो इस वक्त आपके पॉलिसी मेकर्स हैं उन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो आपके लिए कोई अच्छी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना पाते। कोशिश करें कि आप पाकिस्तानी लीडर ढूंढें जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिनके बच्चे, प्रॉपर्टी और अकाउंट जो है पाकिस्तान के अंदर है। वरना आप बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आप 76 साल से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मजीद 76 साल भी इसी तरह होंगे। कोशिश करें पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाए। ये जो कर्जों पे, एड पे, खैरात पे चल मुल्क कितना अरसा चल पाए। सेल्फ रिलायंस, कोशिश करें कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब देखना शुरू करें, वरना ये सेल्फ रिलायंस पे बात करें। इस वक्त जो आप टोले आपके पास बैठे हैं जो चला रहे हैं, वो ना तो पाकिस्तानी है ना वो पाकिस्तान के ख्वाब देखते हैं, वो लंदन से जाते हैं लूट लाट के। कोशिश करें लोकल लीडर ढूंढें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिएगा। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।